इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है स्पार्टा साम्राज्य की राजकुमारी को दिखाते हुए, जिनका नाम गॉर्गो हुआ करता था। राजकुमारी गॉर्गो तो अपने सारे सैनिकों को प्रिपेयर कर रही होती है एक बहुत ही बड़ी जंग के लिए, लेकिन वो सैनिक अपने दुश्मनों से बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। तब जाकर इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड राजकुमारी गॉर्गो अपने सैनिकों को 10 साल पहले हुई एक जंग के बारे में बताती है। ये वो समय था जब पर्शियंस और ग्रीक के बीच एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ गई थी। दोनों साम्राज्य एक दूसरे को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर ग्रीक की सेना बहुत ज्यादा थी और वहीं पर्शियंस की क्वांटिटी कम होती है, लेकिन फिर भी पर्शियंस हार नहीं मानते और अपने दुश्मनों से लड़ाई करते रहते हैं। लेकिन जब एक समय बाद पर्शियन के राजा, जिनका नाम डैरियस हुआ करता था, उन्हें यह अंदाजा लग गया कि वो हारने वाले हैं और उनके कई सारे सैनिक मौत के घाट उतरते जा रहे हैं, तो उन्होंने जल्द से जल्द अपने बाकी बचे हुए सैनिकों को आदेश दिया कि वो पीछे हट रहे हैं। इसमें ही उनकी भलाई होगी और उनकी जान बची रहेगी। सारे के सारे पर्शियंस अपनी नाव उठाते हैं और वापस दूसरी तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी ग्रीक साम्राज्य का एक लीडर, जिसका नाम थेमिस था, वो बो एंड एरो उठाता है और ठीक निशाना लगाकर किंग डैरियस के ऊपर चला देता है। उसका निशाना इतना ज्यादा सटीक था कि वो डायरेक्टली जाकर किंग डैरियस के सीने पर लगता है, जिससे कि अब किंग डैरियस मरने लगे थे। किंग डैरियस का तो वहां पर बेटा भी मौजूद था, जिसका नाम ज़र्क्सिस होता है। ज़र्क्सिस अपने फादर को सामने मरता हुआ देख रहा था और वो इन सारी चीजों में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ से ज़र्क्सिस नोटिस कर पा रहा था कि ग्रीक साम्राज्य के उसी लीडर ने उसके फादर को मारा है। इसीलिए अब ज़र्क्सिस के मन में ग्रीक साम्राज्य के प्रति एक दुश्मनी की भावना जागने लगी। यहाँ पर अब किंग डैरियस, जो अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, वो एक सेफ जगह पर आने के बाद अपने बेटे को समझाते हैं कि तुम ग्रीक वालों से लड़ाई मत करना, क्योंकि उनके सैनिक बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और उन सभी को हराने के लिए खुद गॉड को नीचे आना पड़ेगा। और अब यहाँ पर कुछ समय के अंदर ही किंग डैरियस की मृत्यु हो जाती है। ज़र्क्सिस तो अपने फादर की इस मृत्यु से बहुत ही डिप्रेशन में चला गया था और वो किसी से बात ही नहीं करता। उसी जगह पर किंग डैरियस की राइट हैंड, जिसका नाम आर्टेमिशिया था, वो ज़र्क्सिस को आकर उसे संभालती है। आर्टेमिशिया तो ज़र्क्सिस को मोटिवेशन देते हुए ये कहती है कि शायद तुम्हारे फादर तुम्हें वार्निंग नहीं दे रहे थे, बल्कि ये तो एक चैलेंज था कि तुम जितने ताकतवर हो सकते हो उतने बन जाओ और ग्रीक के लोगों पर हमला करके उसकी सत्ता अपने हाथ में ले लो। आर्टेमिशिया की इस तरीके से समझाने के बाद ज़र्क्सिस को आइडिया लग गया था कि उसे क्या करना है। ज़र्क्सिस तो अपनी पावर्स बढ़ाने में लग गया कि किस तरीके से वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। आर्टेमिशिया ने तो ज़र्क्सिस को एक लंबे सफर के लिए भेज दिया था। ज़र्क्सिस यहाँ पर नई पावर्स की तलाश में कई सालों तक ट्रेवल करता रहा, पर एक दिन वो बहुत ही एंशिएंट गुफा में आ जाता है, जहाँ पर ऐसा मानना था कि अगर कोई भी इस पानी में ट्रेवल करेगा तो उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंज शक्तियां आ जाएंगी। ज़र्क्सिस तो उसी हॉली वाटर के अंदर चला जाता है और सारी चीजें फील करने लगता है। जैसे ही ज़र्क्सिस कुछ समय बाद उस पानी के अंदर से बाहर निकला तो उसका लुक पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। उसके अंदर तो नई पावर्स के साथ साथ काफी अद्भुत शक्तियां आ चुकी थीं और अब ज़र्क्सिस इन्हीं शक्तियों की बदौलत सीधा अपने साम्राज्य में आ गया और कहने लगा कि वो ग्रीक के लोगों को खत्म करना चाहता है, क्योंकि ज़र्क्सिस ने बचपन से ही देखा था कि उनके और ग्रीक के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती और ग्रीक के लोगों की वजह से ही उसके फादर की जान गई। ज़र्क्सिस ने यहाँ एक बहुत ही बड़े युद्ध का ऐलान कर दिया था, जिससे कि वो ग्रीक के सारे सैनिकों को हराकर उसे अपने मुट्ठी में कर लेगा। वहीं अब हमें ग्रीक के उस लीडर थेमिस को दिखाया जाता है, जिसने कि कुछ सालों पहले किंग डैरियस की जान ली थी। यहाँ पर थेमिस को अंदाजा तो लग चुका था कि शायद हम पर हमला होने वाला है, इसीलिए उसे सारे ग्रीक के लोगों को इकट्ठा करना होगा और जल्द से जल्द उनसे मदद मांगनी होगी। थेमिस तो सीधा कमिटी के पास चला जाता है और उनसे मदद की मांग करता है। उसने तो सारे लोगों को समझाते हुए अपने लीडर्स को भी कह दिया था कि हमें तैयार रहना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें आम लोगों के रिसोर्सेज की जरूरत होगी, जिन्हें कि हमारे सैनिक जंग के अंदर यूज कर सके और हमारे बीच ये जंग आज तक की सबसे बड़ी जंग हो सकती है। इस पूरे कंडीशन को इतना सीरियस देखते हुए सारे ग्रीक के लीडर्स रेडी हो जाते हैं थेमिस की मदद करने के लिए। थेमिस ग्रीक के लोगों से जो चाह रहा था उसे वो प्रोवाइड करके दे रहे थे। थेमिस तो यहाँ पर अपने सैनिकी बल को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए स्पार्टा साम्राज्य में चला गया था, क्योंकि स्पार्टा साम्राज्य के अंदर बहुत ही ज्यादा बहादुर सैनिक रहा करते थे। स्पार्टा साम्राज्य के लीडर का नाम लियोनिडास था, लेकिन जिस समय थेमिस वहां पर जाता है तो लियोनिडास उस जगह मौजूद नहीं थे।
वो तो अपने कुछ सैनिकों के साथ वहाँ से पिछले दिन ही निकल गए थे। उस जगह पर तो सिर्फ अभी राजकुमारी गॉर्गो मौजूद थी। राजकुमारी गॉर्गो को जब पता चलता है कि थेमिस स्पार्टा साम्राज्य के सैनिकों से मदद मांगने आया है, तो वो सीधा सीधा थेमिस को इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि राजकुमारी गॉर्गो को पता था कि उनका स्पार्टा साम्राज्य किसी से मदद मांगने वाला नहीं है। वो एक फ्री साम्राज्य है जिसे किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं। अब हमें यहाँ पर थेमिस का एक साथी साइलिस दिखाया जाता है, जो कि आर्टेमिशिया की एक बहुत ही भयंकर शिप के ऊपर जाकर कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। हालांकि आर्टेमिशिया के कई सारे सैनिकों ने उन्हें अब पकड़ लिया होता है। वो तो साइलिस के सामने ही उसके सैनिकों को जान से मारने लगी। इसीलिए अब साइलिस किसी भी तरीके से अपनी जान बचाता है और वहां से पानी में कूद पड़ता है। साइलिस भागने में अच्छी तरीके से कामयाब हो चुका था और अब वो इसके बाद सीधा अपने बेटे को लेकर थेमिस के पास चला गया। साइलिस ने थेमिस को सारी बातें बताई कि भले ही आर्टेमिशिया एक ग्रीक साम्राज्य से है, लेकिन उसका दिल और दिमाग पूरी तरीके से पर्शियंस की तरफ है। दरअसल बात ये थी कि आर्टेमिशिया के बचपन में ग्रीक के कई सारे सैनिकों ने उनके पेरेंट्स को बुरी तरीके से मार दिया और फिर आर्टेमिशिया का यूज वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी की प्यास बुझाने के लिए करने लगे। एक तरीके से आर्टेमिशिया टीनेज होने तक पूरी तरीके से टूट चुकी थी। तब जाकर किसी पर्शियन ने आर्टेमिशिया का हाथ थामा। वो पर्शियन तो आर्टेमिशिया को सिर्फ अपने साथ लेके उसे एक अच्छी जिंदगी नहीं प्रोवाइड कर रहा था, बल्कि उसे खुद की प्रोटेक्शन के लिए काफी सारी स्किल्स सिखाए, जिसे कि आर्टेमिशिया लगातार करती गई और वो काफी अच्छी हो जाती है फाइटिंग स्किल्स के अंदर। आर्टेमिशिया को तो ग्रीक से बदला लेना ही था, इसीलिए वो कई सारे सैनिकों को बहुत बुरी तरीके से मारने लगी। देखते ही देखते आर्टेमिशिया किंग डैरियस की फेवरेट हो गई थी, क्योंकि आर्टेमिशिया ने किंग डैरियस के कई दुश्मनों को मौत के घाट उतारा था। और आज किंग डैरियस के जाने के बाद आर्टेमिशिया पर्शियन साम्राज्य की एक नेवल कमांडर बन चुकी है, जो शायद आगे चलकर ग्रीक साम्राज्य के ऊपर हमला जरूर करेंगे। साइलस ने तो ये भी इंफॉर्मेशन दी कि स्पार्टा साम्राज्य के राजा लियोनिडास अपने सबसे बहादुर सोल्जर्स के साथ निकल पड़े हैं पर्शियन से फाइट करने के लिए। लेकिन यहाँ थेमिस को लगने लगा था कि अगर इस समय लियोनिडास उसके पास होते और स्पार्टा के सारे सैनिक उसकी बात मान लेते, तो आज ग्रीक साम्राज्य पूरी तरीके से सेफ होता और दूसरा कोई भी हमारे ऊपर हमला करने से पहले 10 बार सोचता। अब यहाँ कुछ समय बाद थेमिस को दिखाया गया, जो अपनी एक बड़ी सी सेना को तैयार कर रहा था, क्योंकि पर्शियन समुद्र के रास्ते से हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। इस जंग में तो कई सारे ग्रीक सैनिक शामिल हो चुके थे। साइलस का बेटा, जिसका नाम कैलिस्टो होता है, वो भी इस जंग में आने की जिद करने लगा था। हालांकि साइलस उसके लिए मना कर रहा था, लेकिन यहाँ थेमिस के पूछने पर कैलिस्टो सिंपली बताता है कि मैं भी एक ग्रीक साम्राज्य का मेंबर हूँ और अपने किंगडम को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बातें सुनने के बाद थेमिस कैलिस्टो को एक्सेप्ट कर लेता है सेना में रहने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमें समुद्र के रास्ते में बहुत ही बड़ी बड़ी शिप्स दिखाई दी, जो पर्शियंस की होती है। उन सारी सेनाओं को आर्टेमिशिया लीड कर रही थी, जो लगातार ग्रीक की तरफ बढ़ रही होती है। और आर्टेमिशिया ने अपने सभी सैनिकों को बोल दिया कि ग्रीक के सैनिकों को खत्म कर दो। यहाँ थेमिस सारे सैनिकों को इकट्ठा करके अपना प्लान बताता है। वो कहने लगा कि पर्शियंस की वो बड़ी बड़ी शिप मिडल में से बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसीलिए हमें उनके शिप के मिडल वाले पोर्शन पर अटैक करना है। देखते ही देखते पर्शियंस और ग्रीक के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो गई थी। सारे सोल्जर्स एक दूसरे पर लगातार वार कर रहे होते हैं और अपने दुश्मनों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आर्टेमिशिया ने भी अपने प्लान को सोच कर रखा था, लेकिन इससे पहले थेमिस ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया और अपने 2 छोटे छोटे शिप्स को बहुत ही तेजी से पर्शियंस के बीच वाले पोर्शन पर हमला कर दिया, जिससे कि रिजल्ट ये होता है कि बड़ी पर्शियंस की शिप 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पर्शियंस बहुत ही बुरी तरीके से डूबने लगे थे। आर्टेमिशिया, जो कि दूसरे शिप के ऊपर होती है, उन्होंने कंडीशन देखकर खुद पीछे हटने का डिसाइड किया। हालांकि अभी के लिए आर्टेमिशिया की समझदारी यही होगी कि वो बाद में हमला करे। आर्टेमिशिया ने तो अपने साथियों से कहा कि हम अगले दिन और भी ज्यादा सैनिकों के साथ हमला करेंगे। फिलहाल के लिए थेमिस और उसके ग्रीक साम्राज्य के सभी सोल्जर्स इस दिन की जंग जीत चुके थे। ये तो उनके लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। यहाँ थेमिस का कमांडर उनसे बार बार कह रहा था कि आर्टेमिशिया अपनी पूरी सेना लेकर वापस लड़ाई करने जरूर आएगी
और एक समय बाद ग्रीक साम्राज्य की हार ही होगी, क्योंकि पर्शियन साम्राज्य के सैनिक बहुत ही ज्यादा थे। लेकिन थेमिस और उसके सभी साथियों ने ना ही पहले हार मानी थी और ना ही वो आगे हार मानेंगे। भले इस जंग में उनकी जान चली जाए, लेकिन वो अपने साम्राज्य को बचा कर ही रहेंगे। अब अगले दिन हमें दिखाया गया कि आर्टेमिशिया ने अपने फिर से एक सरदार को भेज दिया है ताकि वो कुछ सैनिकों की मदद से ग्रीक पर हमला कर सके। यहाँ पर थेमिस और सारे ग्रीक के लोगों ने एक और प्लान बनाया था। वो समुद्र के अंदर अपनी छोटी छोटी शिप लेकर आ तो गए थे, लेकिन वो सभी आर्टेमिशिया के उन सरदारों के ऊपर हमला करने के बजाय उनसे दूर भागने लगते हैं। अब ये चीजें उन सरदारों को बहुत अजीब लगी। उन्हें लगा कि ये सारे ग्रीक सैनिक डर चुके हैं, इसीलिए वो भी उनका पीछा करने लगे उन्हें मारने के लिए। लेकिन समुद्र की उस एरिया में बहुत ही ज्यादा फॉग मौजूद थी, जिससे कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। और शायद यही थेमिस और उसके सारे दोस्तों का प्लान था। वो तो जल्द से जल्द इस पूरे फॉग वाले एरिया में गायब हो चुके थे। आर्टेमिशिया की ये टीम जैसे ही अपनी शिप लेकर आगे बढ़ती है, तभी पता चला कि उनके सामने बड़े बड़े चट्टाने हैं और वो इतनी स्पीड में अपनी शिप को रोक भी नहीं पा रहे थे। रिजल्ट यही होता है कि उन बड़े बड़े चट्टानों से टकराने के बाद उनकी शिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगी थी। आर्टेमिशिया की वो टीम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है, इसीलिए थेमिस और उसके सभी साथी अब उनके ऊपर डायरेक्टली हमला कर देते हैं। देखते ही देखते आर्टेमिशिया की उस टीम के सारे सैनिक मारे गए थे। यहाँ तक कि थेमिस ने भी आर्टेमिशिया के उस कमांडर को भी खत्म कर दिया था। और इस तरीके से ग्रीक साम्राज्य के वो लोग दूसरी जंग को भी जीतने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि थेमिस और बाकी लोग आगे के लिए तैयार हो ही रहे थे, तभी रात के समय आर्टेमिशिया का एक सिपाही वहां पर आता है और थेमिस को ये कहता है कि आर्टेमिशिया आपसे मिलना चाहती है, वो भी बिना किसी हथियार के। थेमिस को लग रहा था कि शायद आर्टेमिशिया उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी, इसीलिए वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके अपने वेपन साइड में रखता है और उस सैनिक के साथ आर्टेमिशिया के शिप पर चला जाता है। यहाँ आर्टेमिशिया थेमिस को बहुत ही ज्यादा सीड्यूस करने लगी थी। वो भले ही मदद का हाथ बढ़ाना चाहती है, लेकिन उसका ये कहना था कि थेमिस अपनी ग्रीक साम्राज्य को छोड़कर हमारे साम्राज्य में आ जाए। हालांकि थेमिस ने पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि चाहे आर्टेमिशिया कुछ भी कहे वो उसे मानेगा नहीं। फिलहाल के लिए आर्टेमिशिया थेमिस के काफी पास आ जाती है और थेमिस भी मजे लेने लगा था। लेकिन ये सारी चीजें खत्म होने के बाद थेमिस आर्टेमिशिया से कहता है कि मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानने वाला, जिसकी वजह से आर्टेमिशिया ने उसके ऊपर तलवार रख दी। पर ऑब्वियस बात थी कि आर्टेमिशिया थेमिस को मारती नहीं और उसे वापस साम्राज्य जाने के लिए भेज देती है। थेमिस अपने सारे साथियों के साथ आने के बाद उन्हें ये कंफर्म कर देता है कि कुछ ही समय में आर्टेमिशिया अपने पूरे सैनिकी बल को लेकर हम पर हमला करने आएगी, इसीलिए हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा बहुत ही कम समय में। अगले दिन होता भी कुछ ऐसा ही है। आर्टेमिशिया ने तो अपने पर्शियंस की पूरी सेना को वहां पर बुला लिया था और तो और उसके पास कुछ एडवांस शिप भी होती हैं जो आज तक ग्रीक साम्राज्य के लोगों ने कभी नहीं देखी थी। आर्टेमिशिया की टीम में तो कई सारे दानव भी मौजूद थे जो कोई इंसान तो नहीं लग रहे होते। साथ ही साथ आर्टेमिशिया जिस शिप के अंदर मौजूद थी वो अपने अंदर से कुछ लिक्विड पानी में गिरा रहे होते हैं, जैसे कि ये उनकी कोई प्लानिंग हो जो कि ग्रीक वालों को नहीं पता। आर्टेमिशिया ने तो अब अपने सैनिकों को आदेश दे दिया था कि वो हमले की तैयारी करें। कुछ सैनिक तो पानी के अंदर कूदकर ग्रीक शिप के पास बढ़ रहे होते हैं। उन्होंने तो कोई अजीब तरीके का बैग लिया होता है जिसके अंदर कुछ अनजान चीजें मौजूद थी। अब जब यहाँ पर दोनों तरफ से जंग चालू हो चुकी होती है तो आर्टेमिशिया भी अपना क्रॉसबो उठाकर डायरेक्टली फायर करती है। ये तीर तो सीधा जाकर साइलस को लग गया था, जिससे कि कैलिस्टो अपने फादर को संभालता है। पूरा सीन उसी तरीके से था जब किंग डेरियस को मारा गया और ज़र्क्सिस कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कैलिस्टो किसी भी तरीके से अपने फादर साइलिस को एक सेफ जगह पर लेकर जाता है, लेकिन तब जाकर हमें पता चला कि उनकी शिप से जो ब्लैक कलर की लिक्विड पानी में डाल रहे थे वो कुछ और नहीं बल्कि गैसोलीन है। उसके अंदर सैनिकों ने आग लगा दी थी जिससे ग्रीक के कई सारे शिप जलने लगे थे। अगर ये जल्द से जल्द रोका नहीं गया तो वो इस तरीके से ही खत्म हो जाएंगे। इसीलिए थेमिस और उसके साथियों ने सबसे पहले शिप को जो कंट्रोल कर रहा था उस दानव को मारा, जिससे ये होता है कि गैसोलीन छोड़ना रुक जाते हैं और जो आग ग्रीक के शिप पर लगी हुई थी वो पर्शियन के शिप पर भी लग जाती है। दोनों तरफ तो एकदम तबाही मच रही थी। वो सारे सैनिक जो कि पानी के रास्ते से ग्रीक के शिप के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, उन पर थेमिस और उसके कई सारे सैनिकों ने हमला तो जरूर किया पर वो किसी भी तरीके से वहां पहुंच जा रहे थे। आर्टेमिशिया फिर जलता हुआ एक क्रॉसबो निकालती है और उसे सीधा अपने उन्हीं सैनिकों के बॉडी पर मारती है। तब जाकर हमें पता चला कि उन सैनिकों के बैक पर
पर गैसोलीन मौजूद था, जिसके ऊपर आग लगने की वजह से वहाँ बड़े बड़े धमाके होने लगे। रिजल्ट यही आता है कि ग्रीक की पूरी शिप धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। थेमिस और उसके सभी साथी बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए, क्योंकि आर्टेमिसिया और उनकी सारी सेना उनके ऊपर हावी होती जा रही है। लगातार इसी तरीके से हमला करने के कारण ग्रीक की शिप डूब चुकी थी। थेमिस भी पानी के अंदर गिर जाता है और वो ये नोटिस कर रहा था कि समुद्र के अंदर कोई अजीब सा जानवर उसके सैनिकों को जान से मार रहा है और वही खतरनाक क्रिएचर थेमिस के ऊपर भी हमला करने चला आया। थेमिस अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे लगा कि वो क्रिएचर ने उसे खा लिया। सही समय पे थेमिस के कमांडर ने उसे बचाया होता है और बाकी सैनिकों के साथ किनारे पर लेकर आ गए, यानी कि आर्टेमिसिया ने ये जंग जीत ली होती है। साइलस को तो बहुत ही गहरी चोट लगी थी, जिससे कि उसका बेटा कैलिस्टो बहुत अच्छी तरीके से देखरेख कर रहा था। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि साइलस ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाता। थेमिस भी अपने सबसे प्यारे दोस्त की मौत को देखकर बहुत ही टूट चुका होता है। कैलिस्टो के मन में भी एक बदले की भावना जागने लगी। कैलिस्टो के मन में भी अपने फादर के इस तरीके से मरने के बाद बदले की भावना जागने लगी। लेकिन अब ग्रीक साम्राज्य अपने वजूद को बचाने के लिए क्या करे, ये भी थेमिस को समझ नहीं आ रहा होता। थेमिस का कमांडर तो बार बार थेमिस को ही इसका दोष दे रहा था, क्योंकि उसकी जिद की वजह से ही इतने सारे लोग मारे गए हैं। अगर हम सरेंडर कर देते तो इतने कभी नहीं मारे जाते। पर थेमिस अपने सारे सैनिकों के बिहाफ में ये कहता है कि हम सारे ग्रीक इस तरीके से सरेंडर नहीं कर सकते, भले ही इसके बदले हमें मौत आ जाए पर हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। थेमिस ने डिसाइड किया कि भले ही सारी चीजें बिगड़ चुकी हैं, लेकिन हम एक साथ हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता। यहाँ आर्टेमिसिया ने ग्रीक के सैनिकों को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था और वहीं दूसरी तरफ ज़र्क्सिस ने अपने सैनिकों की मदद से लियोनिडास और उसके सैनिकों को भी मार गिराया। लियोनिडास तो वही होता है जो स्पार्टा का राजा था और वो अपने सबसे बहादुर 300 सैनिकों को लेकर खत्म करने के लिए निकला था। पर अफसोस ज़र्क्सिस के पावर्स के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाता और लियोनिडास की इसी तरीके से मृत्यु हो जाती है। ज़र्क्सिस तो लियोनिडास का सर काटकर अपने सैनिकों को दिखाता है, जिससे कि उन्हें मोटिवेशन मिला कि वो सारे ग्रीक साम्राज्य को अपने अंडर ले सकते हैं। और अब ज़र्क्सिस का सीधा टारगेट था थेमिस और उसकी पूरी ग्रीक की सेना, जो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है। ज़र्क्सिस ने तो सभी को ये खबर देने के लिए कि उसने लियोनिडास को मार गिराया है, लियोनिडास की तलवार को अपने एक आदमी से भिजवा दिया सभी लोगों की तरफ। थेमिस और सारे ग्रीक के मेंबर्स को भी ये पता चल चुका था कि लियोनिडास की सेना मारी गई और जिसके बाद ज़र्क्सिस हमारे ही तरफ बढ़ रहा है हमें खत्म करने के लिए। सभी लोग इस बात से डरे हुए थे, लेकिन थेमिस कहता है कि ये हमारे लिए अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि लियोनिडास के मरने के बाद हम इसका यूज अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। दरअसल थेमिस स्पार्टा साम्राज्य के सैनिकों की मदद लेना चाहता था, इसीलिए वो लियोनिडास की तलवार लेकर सीधा वहां से स्पार्टा साम्राज्य की राजकुमारी गॉर्गो के पास चला जाता है। थेमिस ने गॉर्गो को बताया कि लियोनिडास मारे जा चुके हैं और हमारे साम्राज्य बहुत ही खतरे में है। अगर ग्रीक साम्राज्य ज़र्क्सिस और आर्टेमिसिया के हाथों में आ गया तो स्पार्टा भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। वो एक साथ मिलकर स्पार्टा को भी अपने अंदर शामिल कर लेंगे। इसीलिए अब थेमिस स्पार्टा की राजकुमारी गॉर्गो से रिक्वेस्ट करने लगा कि आप हमारे साथ मिल जाइए और हम अपने सैनिकी बल को कंबाइन करके उनसे फाइट करेंगे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इतना समझाने के बाद भी राजकुमारी गॉर्गो थेमिस का साथ देने से मना कर देती है। अब यहाँ दूसरी तरफ हमें ज़र्क्सिस दिखाया गया, जो अपनी इतनी बड़ी जीत की काफी सेलिब्रेशन कर रहा था। वो तो पूरी तरीके से श्योर हो जाता है कि ग्रीक साम्राज्य को खत्म करके वो उसके अंडर ले लेगा। तभी ज़र्क्सिस का एक आदमी संदेश लेकर उसके पास पहुंचा और ये बताता है कि थेमिस और उसके सभी साथी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि वो अभी भी फाइट करना चाहते हैं। आर्टेमिसिया को जब ये पता चला तो वो कहने लगी कि मैं पूरे ग्रीक साम्राज्य को फिर से खत्म कर दूंगी, जितने सैनिक बचे हैं वो सभी मारे जाएंगे। आर्टेमिसिया वहां से जाने लगती है, तभी ज़र्क्सिस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आर्टेमिसिया तो अब गुस्से से कहने लगी कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। तुम गॉड किंग मेरी वजह से बने हो और अगर मैं नहीं रहती तो तुम्हारा वजूद ही नहीं होता। इसीलिए अब आर्टेमिसिया ज़र्क्स की बातें माने बिना वहां से सैनिकों के साथ निकल पड़ती है बचे हुए ग्रीक सैनिकों पर हमला करने के लिए। यहाँ थेमिस अपने साथियों के साथ था, जिनकी संख्या बहुत कम हो चुकी होती है। सारे सैनिकों के मन में डर मौजूद था कि वो इस जंग को कैसे जीत पाएंगे, क्योंकि अब लड़ाई करना मतलब मौत के कुएं में खुद ही कूदना होगा। उन्हें पता था कि इतने सारे पर्शियन सैनिकों के सामने वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। पर थेमिस अपने साथियों को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करते हुए ये बताता है कि हम ग्रीक के सैनिक हैं, हमारे अंदर वो बहादुर योद्धा है जो कभी भी किसी के सामने सर नहीं झुका सकता। भले ही हम लड़ाई करते करते मर जाएं,
लेकिन वो अच्छा होगा किसी के सामने झुकने से। हालांकि ये बातें थेमिस को भी पता थी कि इस पूरी जंग को जीतना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन वो कह रहा था कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, अगर जिसे भी मेरे साथ आना है तो वो मेरे साथ आ सकता है। यानी थेमिस अपने सैनिकों को दो ऑप्शन दे रहा था कि अगर उन्हें बैकआउट करना है तो वो यहाँ से चले जाएं। हालांकि शुरुआत में सभी सैनिक काफी डर रहे होते हैं, पर थेमिस ने जिस तरीके से उन्हें मोटिवेट किया तो सारे के सारे सैनिक उसके साथ खड़े हो जाते हैं। यानी कि वो इस जंग में थेमिस का पूरा साथ देंगे और पर्शियन सैनिकों को मार गिराएंगे। यहाँ पर अब बहुत ही कम समय में आर्टिमिशिया अपने बड़े बड़े शिप्स लेकर पहुंच जाती है ग्रीक्स के ऊपर हमला करने के लिए। और इस बार ये जंग पहले से काफी ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि आर्टिमिशिया ने भी अपने पूरा सैनिकी बल लगा दिया था। हमें यहाँ दिखाया गया कि ज़र्क्सिस पहाड़ी वाले इलाके से सारी जंग को देख रहा था, क्योंकि वो ग्रीक्स को खत्म करने के लिए एंट्री लास्ट में मारेगा। थेमिस के पास जितने भी ग्रीक सोल्जर्स बचे हुए थे वो उसी की मदद से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर ऑब्वियस बात थी कि आर्टिमिशिया की बड़ी बड़ी शिप के कारण उनकी छोटी छोटी शिप डिस्ट्रॉय होते जा रही थी। सारे ग्रीक सैनिक जल्द से जल्द अपनी तलवार लेकर हमला करने के लिए आगे बढ़ गए। यहाँ हमें एक बहुत ही घमासान जंग दिखाई जाती है। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रीक सैनिक मारे जा रहे हैं। ये चीजें कम नहीं होती कि आर्टिमिशिया भी अपनी तलवार लेकर कूद पड़ती है ग्रीक्स को खत्म करने के लिए। सामने जो भी आ रहा था वो अपने नुकीले तलवार की मदद से उन्हें मारते जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि आर्टिमिशिया के लिए ये चीजें किसी खेल के जैसा है। लेकिन फिर एंट्री होती है थेमिस की, जिसने कि अपने घोड़े को निकाला और उसके ऊपर बैठते हुए सारे पर्शियंस को मारने लगा। थेमिस के पास भी काफी अच्छी फाइटिंग स्किल्स थी, पर ये ज्यादा समय तक नहीं चलती, क्योंकि आर्टिमिशिया ने उसे देख लिया होता है। उसने अपने नुकीले तलवार की मदद से सबसे पहले थेमिस के घोड़े को जान से मार दिया, और अब जाकर थेमिस और आर्टिमिशिया एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अगले ही मोमेंट में दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो गई थी, जिसमें कि थेमिस अपनी एक तलवार की मदद से आर्टिमिशिया की दो तलवारों का सामना कर रहा था। दोनों तलवारबाजी में एकदम सेम लेवल पर होते हैं, इसीलिए कोई भी एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं हो पाता। और अब थोड़े समय बाद उन दोनों ने एक दूसरे के गले पर तलवार रख दी थी। थोड़ा भी मूवमेंट करने पर एक दूसरे की जान लेने के लिए वो दोनों तैयार थे। आर्टिमिशिया तो बहुत ज्यादा हंस रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि वही जीतने वाले हैं। पर उसका गुरूर तब जाकर ठंडा हो गया जब उसने बहुत सारी ग्रीक्स के नाव उनकी तरफ आते हुए देखे। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उसके अंदर स्पार्टा साम्राज्य के बहुत सारे सोल्जर्स भी मौजूद थे। यानी कि ये सच्चाई तो ये होती है कि राजकुमारी गॉर्गो भी तैयार हो चुकी है थेमिस का साथ देने के लिए। उन्होंने अपने शिप की मदद से पर्शियंस की पूरी सेना को घेर लिया था। यहाँ थेमिस एक बात रिवील करता है कि राजकुमारी गॉर्गो ने तो पहले ही एग्री कर दिया था हमारा साथ देने के लिए, लेकिन हमने ऐसा दिखाया कि हम लाचार हैं, जिससे कि आर्टिमिशिया को हर वक्त यही लगता रहे कि वो जीतने वाले हैं। और इस समय तो पाला पूरी तरीके से पलट गया था। राजकुमारी गॉर्गो के हाथ में लियोनेडिस की तलवार होती है, जिसे कि ज़र्क्सिस ने बुरी तरीके से मार दिया था, और अब वो अपने सैनिकों के साथ थेमिस की मदद करने के लिए आ गई थी। यहाँ थेमिस ने तो आर्टिमिशिया को सरेंडर करने के लिए कहा और उसे एक बार बचने का चांस भी देता है, लेकिन आर्टिमिशिया ये बात नहीं मानती। इसी वजह से थेमिस ने अपनी तलवार की मदद से आर्टिमिशिया को जान से मार दिया। ज़र्क्सिस पहाड़ पर खड़ा होकर ये सारी चीजें देखता ही रह गया था, क्योंकि उसकी पूरी सेना एक ही बार में खत्म हो चुकी होती है। थेमिस तो अपने सारे ग्रीक सोल्जर्स और स्पार्टा की राजकुमारी की सैनिकी बल के साथ सभी को हरा देता है। यहाँ पर यह बात प्रूफ हो गई कि अगर ग्रीक सैनिकों को हराना है तो खुद गॉड को यहाँ पर आना पड़ेगा। देखते ही देखते वो पूरा साम्राज्य अब ग्रीक के हाथों में आ जाता है और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।